वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जो सबसे टफ लगता है वो टॉपिक आज हम करेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हमारे आसपास जो एयर है उसमें मेनली 4 गैसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन और उससे कम CO2। एयर की डिफरेंट गैसेस को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे ये हम जो है आज इसमें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीखो कि एयर की डिफरेंट गैसेस को अलग अलग हम क्यों करते हैं, क्या फायदा है उससे हमें। सबसे पहला, हर एक जो गैस है उसका कुछ ना कुछ यूज है। जैसे ऑक्सीजन गैस, इसका यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में। सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी जाती है ताकि जो पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको हम ऑक्सीजन गैस दे सकें। ठीक है। इसके अलावा CO2 गैस, CO2 गैस का यूज कहां किया जाता है, हमें ये पता है। CO2 गैस अगर हम सॉलिड स्टेट में ले आए, उसको हम कूल कर दें, देन इट इज नोन एज ड्राई आइस। चीजों को कूल डाउन करने में, ठंडा रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी गैस है नाइट्रोजन गैस। कई सारे यूज है नाइट्रोजन गैस के। यूरिया बनाने में इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर्स जो हम खेतों में यूज करते हैं, फील्ड्स में यूज करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस जो है वो व्हीकल्स के टायर्स में भी भरी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये गैस ठंडी होती है, इसका नेचर कूल होता है। इसीलिए जो एरोप्लेन के टायर्स हैं या आजकल जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां आ रही हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि टायर गर्म होकर फटे नहीं। मैंने बताया इस गैस का नेचर कूल है। ठीक है। आर्गन गैस, उसका यूज कहां करते हैं हम, जो बल्ब होते हैं, जो पहले जमाने वाले बल्ब शायद आपने देखे होंगे ट्रांसपेरेंट से, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो आर्गन गैस होती है। ये अनरिएक्टिव गैस होती है और बल्ब को के अंदर जो फिलामेंट है, जो तार होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, उसको बर्न होने से बचा देती है। तो इन गैसेस के डिफरेंट यूज है, मतलब ये गैस हमें अलग अलग करके चाहिए और इनको सेपरेशन जो है उसको हम जो है जो टेक्निक है उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर की डिफरेंट गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग करेंगे। मैंने यहां पर पीछे 2 चार्ट बनाए हैं। एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरा एक्चुअल में डायग्राम है जिससे हमें यह पता चलेगा कि एयर की डिफरेंट गैसेस को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। लेकिन आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल डायग्राम पे होनी चाहिए ताकि आपको एक एक चीज इसकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में डाउट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, मुझसे डाउट पूछें, लेकिन इसमें क्या क्या हो रहा है ये सब चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका फोकस सिर्फ डायग्राम पर होगा। ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एयर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए है। हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जो है यहाँ पे फोकस हमारा इसी पर होगा। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम फिल्टर कहते हैं। एयर यहां से आई, फिल्टर में इस तरह की जालियां लगी होती है, इसमें पतले पतले छेद होते हैं, होल्स होते हैं। एयर जैसे ही आएगी उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, वो यहीं रह जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये पतले पतले जालियां हैं, इन्होंने सारे डस्ट पार्टिकल को वहीं की वहीं रोक लिया। जो एयर अंदर गई वो एयर पूरी तरह से प्योर है, फिल्टर्ड है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, स्मोक के पार्टिकल्स नहीं है। तो फिल्टर का काम होता है डस्ट पार्टिकल्स को, स्मोक पार्टिकल्स को और जो भी इम्प्योरिटीज एयर के अंदर है उनको सेपरेट करना। अब एयर अंदर गई, एरो के निशान से आप देख रहे हैं, यहां पे गई। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस तरह का चैम्बर, ये वाला, इसको हम कहेंगे कंप्रेसिंग चैम्बर। चैम्बर मतलब रूम, कंप्रेसिंग चैम्बर, क्योंकि ये एयर को कंप्रेस कर देता है। एयर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इस पूरे चैम्बर के अंदर एयर भर गई। ठीक है, आप ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एयर को कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे एयर भरी हुई है, ये एयर को इस तरह से ये पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, और एयर क्या होती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी। दोनों तरफ से ऐसे पास पास आएंगे, ऐसे आएंगे, और बीच की एयर क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। क्लियर। तो ये जो कंप्रेस एयर है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी और इस पाइप से
कंप्रेस एयर आगे वाले चैम्बर में चली जाएगी, जिसको हम कूलिंग चैम्बर कहते हैं। ये जो पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम क्या है? इट इज नोन एज कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर, ठीक है। एयर कंप्रेसिंग चैम्बर से बाहर निकली, उस एयर का नेचर कैसा था? हॉट, हॉट एयर थी वो, और इस तरह से अब वो कहां पर आ गई? कौन से चैम्बर में? कूलिंग चैम्बर में। कूलिंग चैम्बर में आप देख रहे हैं नीचे से ये पाइप जा रहा है, इस तरह का स्पाइरल, और इसके अंदर जो वाटर है वो कैसा है? फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी, ठीक है, वो इस तरह से जा रहा है। और इस चैम्बर के अंदर, जिसका नाम कूलिंग चैम्बर है, वो एयर भरी हुई है, ठीक है। एयर ऐसे आई, ठीक है, और यहां पर जो एयर है इस तरह से, यहां पर जो एयर है वो एयर हॉट है। हॉट एयर को मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूं। यहां से एयर आई थी, वो हॉट थी, तो यहां पर एयर कैसी होगी? हॉट होगी इस साइड। लेकिन जैसे जैसे ये बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड वाटर इसमें जाता जाएगा, एयर कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। और पानी जो है नीचे से जा रहा है, तो एयर को जो है नीचे से कैसा करता जाएगा? ठंडा। यहां पर जो एयर होगी अब बिल्कुल टॉप साइड में, जिसको मैंने दिखाया है ब्लू कलर से, वो एयर कैसी होगी? बिल्कुल चिल्ड, ठंडी होगी। तो एयर जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इतना कम कि माइनस में चला जाएगा, ठीक है। माइनस में लगभग 190 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे से पानी आया, कैसा वाटर था ये? बिल्कुल फ्रीजिंग चिल्ड वाटर, और उसने जो हॉट एयर है उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया, उसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक लिया। अब जो एयर यहां से बाहर निकल रही है वो कोल्ड है, ठंडी है, क्योंकि इस चैम्बर ने उसको क्या कर दिया? कोल्ड कर दिया। वो एयर कंप्रेस्ड है, क्योंकि कंप्रेसिंग चैम्बर में एयर कंप्रेस हो गई थी, ठीक है। और हमें पता है जब भी किसी चीज को हम कूल डाउन करते हैं और कंप्रेस करते हैं तो वो चीज लिक्विफाइड स्टेट में आ जाती है, खास तौर पे गैसेस। गैसेस को लिक्विफाई करने का तरीका यही है कि हम उनके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें। हमने प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर कम किया, अब जो एयर यहां पर आई है वो लिक्विड स्टेट में आ गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एयर का एक कंपोनेंट ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्ट गैस से सॉलिड स्टेट में जाएगा, और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बन गए, पीसेस बन गए, और बाकी सारी एयर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे सेपरेटर लगा रखा है हमने, जाली लगा रखी है, तो लिक्विड एयर यहां से पास आउट हो जाएगी आसानी से, ठीक है। और जालियों में क्या चीज रुक जाएगी? CO2 गैस। CO2 गैस जो है यहां से सॉलिड स्टेट में बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमने एयर में से पहले कंपोनेंट को अलग किया, CO2 गैस। किस प्रॉपर्टी पे हमने अलग किया? क्योंकि CO2 गैस लिक्विड स्टेट में नहीं आती, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आएगी। बाकी सारी एयर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कि एयर जो इस तरह से लिक्विड स्टेट में बह रही है यहाँ पर, इस वाले चैम्बर के अंदर। इसके बाद एयर को हम जो है नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाएंगे, जिसका नाम है फ्रैक्शनल कॉलम। हम इस एयर को थोड़ा सा वार्म करेंगे, थोड़ा सा वार्म। एयर का टेम्परेचर जो है यहां पर जो आई थी उसका लगभग -200 डिग्री सेल्सियस था, ये याद रखना आपको, -200 डिग्री सेल्सियस। हमने एयर को थोड़ा सा गर्म किया, जैसे ही टेम्परेचर -196 पहुंचा, नाइट्रोजन गैस इससे अलग हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट -196 है। ध्यान रखना, एयर बहुत ठंडी थी, -200 डिग्री सेल्सियस पे। हमने थोड़ा सा उसको गर्म होने दिया, और सबसे पहले कौन सी गैस आउट हुई? नाइट्रोजन गैस। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस सारी बाहर निकल गई, अब बची ऑक्सीजन गैस एंड आर्गन गैस। हमने थोड़ा सा और हीट किया, ठीक है, -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन गैस भी अलग हो गई, उसको भी हम अलग कर लेंगे, अलग जो है पाइपों में चली जाएगी। बची कौन सी गैस? यहां पर ऑक्सीजन गैस, वो लिक्विड फॉर्म में हमें नेक्स्ट वाले चैम्बर में ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से हमने एयर के चारों कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया। दोबारा से एक बार सभी चैम्बर्स को देखते जाएं। सबसे पहले फिल्टर। फिल्टर का यूज हमने क्यों किया? टू सेपरेट आउट डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स एंड अदर इंप्योरिटीज फ्रॉम एयर।
उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो चैम्बर है इसका नाम कंप्रेसिंग चैम्बर, इसमें हमने एयर को कंप्रेस किया ताकि एयर प्रेशराइज हो जाए। नेक्स्ट वाले चैम्बर का नाम कूलिंग चैम्बर, इसमें हमने एयर को कूल डाउन किया, उसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। कूलिंग चैम्बर से जो एयर बाहर निकलेगी, अब उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, वो कोल्ड है एंड कंप्रेस्ड है। ये दोनों कंडीशन आते ही एयर लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो चैम्बर है इसको हम सेपरेटर कहेंगे। एयर में CO2 गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। सेपरेटर से उसको हम छान कर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब बची कौन सी गैसेज? 3 गैसेज, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। उनको हम थोड़ा सा हीट करेंगे और फ्रैक्शनल कॉलम में सबसे पहले हमें -190 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस मिलेगी, फिर -180 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी गैस मिलेगी? आर्गन गैस, और लिक्विड स्टेट में O2 गैस बच जाएगी। इस तरह से हमने एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग किया। नॉर्मली एग्जाम में ये डायग्राम बनाना नहीं आता, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मेरे ख्याल से डायग्राम से आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में इसका फ्लो चार्ट बनाना आता है कि आपने किस स्टेप के बाद क्या स्टेप किया, उसको आप फ्लो चार्ट से शो करो। तो यहाँ पे मैंने जो लेफ्ट साइड में फ्लो चार्ट बनाया है, आपका पूरा फोकस इस फ्लो चार्ट पे होगा। इससे सारी चीजें रिटर्न में क्लियर हो जाएंगी कि हमने किस स्टेप के बाद क्या स्टेप ऑब्टेन किया है। यहाँ पर एयर थी, सबसे पहले हमने एयर को फिल्टर किया, उसके बाद एयर को हमने कंप्रेस किया एंड कूल किया। कंप्रेस करने के लिए प्रेशराइज किया, कूल करने के लिए उसके टेम्परेचर को कम किया। ठीक है, यही लिखा है मैंने इसमें एयरली, और उसको हमने क्या किया? कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर कौन सी स्टेट में आ गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। ठीक है, सेपरेटर से हमने सबसे पहले CO2 को सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद अलाउ द एयर टू वार्म, एयर का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस था, उसको हमने थोड़ा सा वार्म होने दिया इन फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, उसके बाद गैसेस जो है वो सेपरेट होती जाएंगी एट डिफरेंट हाइट। सबसे पहले कौन सी गैस अलग होगी? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट -190 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद कौन सी गैस अलग होगी? आर्गन गैस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट गैसेस डिफरेंट हाइट पे सेपरेट होती जाएंगी। इस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर कोई आपसे 1 नंबर में पूछे बाय विच प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड, आप आंसर में लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये टेक्निक उन लिक्विड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे 196 और नेक्स्ट कौन सा है? 186, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ओनली 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -186, इसका -183, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस। तो जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस से लेस हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। नाइट्रोजन गैस की अमाउंट कितनी ऑब्टेन होगी हमें? लगभग 78.1%, आर्गन गैस 0.9%, ऑक्सीजन गैस 20.9%। इस तरह से हमने एयर में चारों गैसेज जो मेन गैसेज हैं उनको अलग अलग कर लिया बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। करेंगे वाटर को प्यूरिफाई करने की टेक्निक, कि वाटर को प्यूरिफाई किया जो है वो कैसे जाता है। हमारे घरों में जो पानी आता है किस तरह से वो प्यूरिफाई होकर आता है। सबसे पहले हम रॉ वाटर लेते हैं, कच्चा पानी। ठीक है, मतलब वो इम्प्योर है। रिवर से या हमारे आसपास कोई भी लेक है वहां से हम रॉ वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम रिजर्वर कहेंगे, जहां से हम जो है एक तरह से क्रूड वाटर, कच्चा पानी जो है वो ले रहे हैं। रिजर्वर से पानी आएगा, उसके बाद वो 3-4 टैंक में से पास आउट होगा। सबसे पहले वाले टैंक का नाम है सेडिमेंटेशन टैंक।
उस वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, सॉलिड इम्प्यूरिटी जैसे मिट्टी है, इस तरह के पार्टिकल्स हैं, वो पहले वाले टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरा जो टैंक होगा उसका नाम है लोडिंग टैंक। उसमें क्या होगा, कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज हैं जो वाटर में सेटल डाउन नहीं होती, सस्पेंडेड रहती हैं, वो उसमें सेटल डाउन हो जाएंगी। किस तरह से होगी वो अब डायग्राम में आप देखोगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो टैंक है उसका नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। उसमें कई तरह के पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, जो कि वाटर में प्रेजेंट सारी इम्प्यूरिटीज को वहीं रोक लेते हैं। और लास्ट में पानी के अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है, जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको मारने के लिए। उसके बाद वो पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है और हमारे घर में आ जाता है, जिसको हम यूज करते हैं। जो सप्लाई का पानी होता है, ठीक है, डीजेबी का, दिल्ली जल बोर्ड का, वो इसी तरह से हमारे घरों में आता है। इस डायग्राम से आपको इस बारे में हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सभी का फोकस अब डायग्राम पर होना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले एक रिजर्वर है। रिजर्वर में पानी भरा हुआ है। कोई भी रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उसको हम रिजर्वर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्वर में हम जो है वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, या रिवर में तो लगातार पानी आता रहता है। इट एक्ट एज रिजर्वर। लेकिन ये वाटर प्योर नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, जर्म्स भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं। हमें उन सबको सेपरेट करना है। सबसे पहले ये वाटर जो है इस सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। ध्यान से देखना, वाटर जो है जो जा रहा है उसका पाइप कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है। इस रिजर्वर के नीचे वाले हिस्से से पाइप जा रहा है और सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर वाले हिस्से, मतलब यहाँ से नीचे पानी गिरता जाएगा, ठीक है। इस सेडिमेंटेशन में पानी भर जाएगा। यहाँ पर पानी को हम लगभग 1 दिन तक रखेंगे अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए। बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, लगभग 30 फुट लंबे, चौड़े, ऊंचे, बहुत पूरी पूरी बिल्डिंग होती है, ठीक है। इस सेडिमेंटेशन में ये वाटर लगभग 1 दिन तक रहेगा और जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, मिट्टी है, रेत है, कीचड़ है, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से में साफ पानी होगा। अब आप साफ देख रहे हो कि इस सेडिमेंटेशन टैंक से जो पाइप जा रहा है वो ऊपर वाले हिस्से से जा रहा है, मतलब नीचे वाले हिस्से से नहीं। अगर नीचे वाले हिस्से से यहां से पाइप जाता तो नीचे से सारी धूल, मिट्टी, कीचड़, वो भी सब नेक्स्ट टैंक में पहुंच जाते। तो यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर वाले टैंक जो है पाइप से जा रहा है। नेक्स्ट जो टैंक है उसका नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक, ठीक है। हमने इस पानी के अंदर जो भी धूल, कीचड़ जो है वो थी, उससे छुटकारा पा लिया। अब जो है ये पानी काफी हद तक प्योर हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी इंप्योरिटीज थी जो बहुत हल्की थी, वो नीचे सेटल डाउन नहीं हुई। यहाँ पर वो अभी भी पानी में तैर रही है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लोडिंग टैंक में वाटर के साथ एलम ऐड कर देंगे। एलम, ALUM, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में फिटकरी कहते हैं। जब बार बार शॉप पे जाते हैं शेविंग करवाने के लिए, तो शेव करवाने के बाद वो जो है एक बर्फ सी लगाता है, ठीक है, आइस क्यूब लगाता है। एक्चुअल में वो आइस क्यूब नहीं होती, क्या होती है, एलम होती है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इस एलम में एक और खासियत है, ठीक है, क्या है खासियत, एलम के पार्टिकल्स अपने साथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को चिपका लेंगे। जैसे ये पार्टिकल एलम का है, ये अपने साथ सारे के सारे जो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसको चिपका लेगा। अब वो सारे पार्टिकल एलम के साथ चिपक कर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल डाउन नहीं हुए, वो लोडिंग टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। कौन सेटल डाउन करवाएगा, एलम। दे स्टिक विद एलम, एलम के साथ स्टिक हो जाएंगे एंड सेटल डाउन इन विच टैंक, लोडिंग टैंक, ठीक है। तो लोडिंग टैंक्स में हमने सस्पेंडेड पार्टिकल से भी छुटकारा पा लिया। अब पानी के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल, कीचड़, ऐसी कोई चीज नहीं है। आगे आते हैं, पाइप को ध्यान से देखेंगे, इसमें भी ऊपर वाले हिस्से से पाइप जा रहा है, मतलब पानी जो प्योर होकर ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टैंक है उसका नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें आप ध्यान से देखिए 3 तरह के पत्थर हैं, ग्रेवल्स हैं, ठीक है। ये वाले जो है दे आर कोर्स ग्रेवल। कोर्स नंबर 1 लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये कोर्स मतलब बड़े बड़े, कोर्स ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, लगभग 1 इंच के आसपास, ठीक है, इतने बड़े बड़े से, इस तरह से, इतने बड़े बड़े, ठीक है, या आधा इंच के आसपास, इस तरह की रोडी जो आपने देखी होंगी उस साइज के।
ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो है नंबर 2 पर यहाँ पर ग्रेवल, ये थोड़े से छोटे पत्थर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर है फाइन सैंड, रेत, मिट्टी नहीं, ध्यान रखना, सैंड, ठीक है, जिसका रंग लगभग ग्रेइश सा होता है, ये सैंड है। पानी ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे गिरेगा, जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो इस सैंड में रह जाएंगी। पानी एक तरह से बिल्कुल छलनी की तरह ऊपर से नीचे आएगा और यहां से जो है जब पास आउट होगा तो सारी इंप्योरिटी, सारे डस्ट पार्टिकल्स, सब चीजें जो है वो यहीं रह जाएगी, ठीक है। अब जो पानी यहां से आ रहा है वो पूरी तरह से साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि ये मिट्टी यहां से बहकर आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो ये जो कोर्स ग्रेवल है ये उस सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को जो ऊपर थे फाइन सैंड, उसको यहीं पे रोक लेंगे। तो जो भी इंप्योरिटीज हैं वो इसी फिल्ट्रेशन टैंक में रह जाएंगी और जो पानी यहाँ से बाहर जाएगा वो पूरी तरह से साफ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब साफ देख रहे हो आप, यहाँ पर जो पाइप है वो नीचे की साइड लगा हुआ है ताकि वाटर बिल्कुल प्योर होकर यहाँ से बाहर निकले। और अब ये पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर वाटर जो है अब नेक्स्ट वाले टैंक में जाएगा जिसका नाम है क्लोरीनेशन टैंक। यहाँ पर पानी के अंदर क्लोरीन गैस ऐड कर दी जाएगी, इस तरह से यहाँ से क्लोरीन गैस ऐड करी जाएगी पाइप के जरिए। क्लोरीन गैस खास बात क्या करेगी, सारे के सारे जर्म्स को किल करेगी, सारे जर्म्स को मारेगी, ठीक है, बैक्टीरिया को मारेगी। और अब ये पानी बिल्कुल पीने लायक हो जाएगा, ये हमारे टैप्स में आएगा फॉर यूज। इस तरह से वाटर जो है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। सभी टैंक्स के नाम हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले रिजर्वर, जहां से वाटर आएगा, सेडिमेंटेशन टैंक, जहां पर जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन होंगी। लोडिंग टैंक, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे। फिल्ट्रेशन टैंक, इसमें वाटर फिल्टर होगा, छनेगा। और क्लोरीनेशन टैंक, इसमें वाटर के अंदर क्लोरीन गैस ऐड की जाएगी टू किल द जर्म्स। और अब ये पानी बिल्कुल प्योर होगा पीने के लिए। इस तरह से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर। तो ये था वाटर को प्यूरिफिकेशन करने की टेक्निक। नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक है, हाउ कैन यू गेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट। मतलब हमारे पास कॉपर सल्फेट है वो इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है सॉरी डस्ट पार्टिकल वगैरह, हमें उनसे छुटकारा पाना है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन उसके अंदर सॉलिड स्टेट में ही कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, हम उनको अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो कॉपर सल्फेट है जो हमारे पास इम्प्योर है उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व कर लिया, अब उसका एक तरह से हम उसको छानेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर से। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर द्वारा छान लिए जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ इसमें, सेपरेशन बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से हमने सेपरेट किया ताकि जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स हैं, बिग साइज डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो अलग हो जाएं, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ इंप्योरिटीज होंगी, बस बहुत कम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक चाइना डिश लेंगे और चाइना डिश के अंदर उस कॉपर सल्फेट के मिक्सचर को, अब सॉलिड नहीं रहा वो, अब कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, एक्वस स्टेट में, क्योंकि अब हमने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब हम उसको डालेंगे चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश में डालेंगे और थोड़ा सा उसको हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि वो उसका पेस्ट सा बन जाए, बस, ठीक है, गाढ़ा पेस्ट बन जाए, ठीक है, जिस तरह शहद होता है लगभग उतना गाढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे लगभग 2 दिनों तक। अपने आप नॉर्मली वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता रहेगा, सनलाइट लेता रहेगा और उसका वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। इस टेक्निक को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हम उसको एकदम हीट नहीं करेंगे, ये नहीं कि हम जो है लगातार हीट देकर उसके सारे के सारे वाटर को इवेपोरेट करवा दें। उससे क्या होगा, जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल पाउडर्ड स्टेट में आ जाएगा।
क्रिस्टल और पाउडर में क्या डिफरेंस है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप सबने शुगर देखी हुई है, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं और हमारे किचन में शुगर जैसा ही एक और मीठा सब्सटेंस होता है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बूरा कहते हैं। पाउडर्ड शुगर, बूरा, बिल्कुल चूरा होता है वो, ठीक है। तो वो तो पाउडर है और शुगर की क्या है, क्रिस्टल्स। तो हम कॉपर सल्फेट को एकदम ये नहीं कि हीट दे देकर उसको जो 10 मिनट के अंदर सारे वाटर को इवेपोरेट करवा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 2 दिनों तक उसको हम रखे रहने देंगे और उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर ध्यान रखना थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इससे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इस टेक्निक को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को अब हम यहाँ बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट, मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं कॉपर सल्फेट का CuSO4, उसका सैंपल लिया लगभग 5 ग्राम के आसपास, ठीक है। उसको फिल्टर किया, फिल्टर बाई फिल्टर पेपर छान लिया हमने उसको, ताकि सारी की सारी बिग साइज इंप्योरिटीज अलग हो जाए, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डिसोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी डालेंगे, ध्यान रखना। ये नहीं कि बहुत सारे पानी में हम उसको क्या करें, डिसोल्व कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। डिसोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। हीट द चाइना डिश, चाइना डिश को हम हीट करेंगे जिसके अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट है, हीट द चाइना डिश विच कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब उसके अंदर कॉपर सल्फेट का क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देंगे, सो दैट वाटर इवेपरेट्स बाय इट्स ओन, ताकि वाटर अपने आप इवेपरेट हो जाए। और लास्ट में हमें प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। इसी टेक्निक से हम सॉल्ट को भी अलग करते हैं सी वाटर से, ठीक है। सी वाटर में भी पहले हम सी वाटर लेंगे, सी वाटर को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे ताकि उसके अंदर से जो भी सैंड वगैरह है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। फिर हम उसके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे इवेपरेशन से, इवेपरेशन से उसका वाटर उड़ा देंगे और उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ध्यान रखना नमक जो है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, लगभग 1-1 इंच बड़े, जिसमें पत्थर के टुकड़े होते हैं, इस तरह से, इस तरह के नमक के क्रिस्टल्स होते हैं। बाद में उनको पाउडर करके हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो इस टेक्निक से हम इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से हमने डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक सीखी। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, सेपरेशन के सारे मेथड्स आपने सीख लिए, ठीक है। जिसको जो समझ में नहीं आया है वो डाउट मुझसे पूछ सकता है, लेकिन कौन सा मेथड कहां पर यूज होगा ये आपको जरूर अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अपना साथ साथ बिल्कुल लर्न करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।